हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टाइट राइट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्ट 19 के नए फीचर्स के बारे में। यस, रिएक्ट 19 ऑलमोस्ट लॉन्च होने वाला है। एक दो वीक में उसका स्टेबल वर्जन रिलीज हो जाएगा। रिएक्ट ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग में लिख दिया है कि हाँ भैया रिएक्ट 19 आने वाला है। और रिएक्ट कॉन्फ जो हुआ था 2024 2-4 दिन पहले, उसमें भी उन्होंने रिएक्ट के 19 वर्जन के बारे में काफ़ी सारी बातें भी करी है, काफ़ी सारे फीचर अपडेट्स के बारे में बात करी है। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके लिए वो सारे जो भी नए फीचर्स हैं जो हमें लगता है कि अच्छे हैं और यूजलेस भी हैं, बट स्टिल वी विल टॉक अबाउट ऑल द न्यू फीचर्स ऑफ रिएक्ट 19 इन दिस वीडियो। सो स्टे विद मी टिल द एंड, क्योंकि आपको काफ़ी सारी नई नई बातें पता चलेगी। अगर आप एक रिएक्ट जेएस डेवलपर हो या नेक्स्ट जेएस डेवलपर भी हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ठीक है रिएक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इफ यू आर स्टिल प्लानिंग कि यार रिएक्ट पे ही स्टिक करूँ, रिएक्ट से ही अपनी डेवलपमेंट की जर्नी को और करियर को आगे बढ़ाऊं या नेक्स्ट जेएस पे मूव कर जाऊं, सो आई थिंक दिस वीडियो माइट हेल्प यू विद मेकिंग दैट डिसीजन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहला जो फीचर है वो है रिएक्ट का नया कंपाइलर आने वाला है। यस, रिएक्ट अब स्लोली बिल्ड टूल की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अभी तक क्या था, रिएक्ट एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी थी, फिर उसने मूव ऑन करा कि यार मैं कोर प्लेटफॉर्म बन जाता हूं, मेरे ऊपर तुम फ्रेमवर्क्स लिखो। नेक्स्ट आया, रिमिक्स आया और बाकी सारे फ्रेमवर्क्स आए। अब क्या कर रहा है रिएक्ट, थोड़ा बिल्ड टूल वाली साइड जा रहा है। अभी तक उसने बिल्ड वाली साइड पे कोई काम किया नहीं था, बट आफ्टर द लॉन्च ऑफ दिस रिएक्ट कंपाइलर वो डायरेक्शन पे भी उसने कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया। होगा क्या, रिएक्ट कंपाइलर एक तरह से एक्सटर्नल डिपेंडेंसी आप अपने प्रोजेक्ट में उसको इंक्लूड करा सकते हो एंड यू कैन कंपाइल योर प्रोजेक्ट विद द न्यू रिएक्ट कंपाइलर। उससे होगा क्या कि एक स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट आपके कोड के लिए बन जाएगी और उससे आपका कोड थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। रिएक्ट कॉन्फ में रिएक्ट की टीम ने बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के कुछ पार्ट्स को वो ऑलरेडी रिएक्ट कंपाइलर के साथ एग्जीक्यूट करा रहे हैं और उन्होंने देखा है कि भाई 2 to 2.5x जंप आ गया उनकी परफॉर्मेंस में। तो चीज तो अच्छी है। नाम क्या रखा है, रिएक्ट फॉरगेट। ऑल्दो बेनिफिट वाइज देखे तो अभी जो उन्होंने स्पेसिफिकली डिफाइन करा है बेनिफिट, वो क्या है कि जैसे आप अब कोड में कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिशंस के लिए यूज मेमो हुक का यूज करते हैं मेमोराइजेशन के लिए, या फिर यूज कॉलबैक का यूज करते हैं, मेमो का यूज करते हैं, वो यूज करना आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता था। हर जगह यूज मेमो का आप इंक्लूड कर रहे हो, जहां पे भी आप चाहते हो कि यार अननेसेसरी इवैल्यूएशन ना हो फंक्शन का, आप यूज मेमो का यूज करते थे। नाउ कंपाइलर जो रिएक्ट का है वो ऑटोमेटिकली वो चीजें हैंडल कर लेगा, कैशिंग सॉर्ट ऑफ एक तरह से कर लेगा, बट वो सिर्फ कॉम्पिटिशंस के लिए। अब मेरे को वो देखना पड़ेगा, या मैंने वो जहां पे भी ढूंढा मुझे मिला नहीं कि क्या वो एपीआई कॉल्स के लिए भी ये कैशिंग इस तरह से कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वगैरह में अगर आप देखोगे तो एपीआई राउट्स आर आल्सो कैश्ड, कि अगर आपने एक बार एक एपीआई राउट हिट कर दिया उसका डेटा कैश हो जाता है एंड मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव रिक्वेस्ट में वो कैश रहता है। तो अभी भी नेक्स्ट जेएस वगैरह इससे काफी आगे हैं, बट ठीक है, चलो इट्स अ गुड अटेम्प्ट टुवर्ड्स मेकिंग रिएक्ट इवन मोर परफॉर्मिंग। वैसे रिएक्ट का देखा जाए तो नेक्स्ट जेएस से परफॉर्मेंस वाइज तो कोर लाइब्रेरी तो आगे ही आती है, बट नेक्स्ट जेएस में काफी सारी ऑप्टिमाइजेशन है जिसको यूज करके आप अपनी एप्लीकेशन को जो नेक्स्ट जेएस पे बनाई है उसको काफी खतरनाक तरीके से तेज बना सकते हो। और अभी वैसे भी रिएक्ट कंपाइलर जो है वो स्टेबल रिलीज नहीं हुआ है, ओपन सोर्स कर दिया। उसका कोड आप चेक कर सकते हो जाके गिटहब पे, और एक ऑनलाइन प्लेग्राउंड भी उन्होंने बनाया, वो भी आप जाके देख सकते हो। ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, बट स्टिल यू कैन गो हेड एंड चेक इट आउट। देयर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन यूट्यूब जहाँ पे लोगों ने उस कंपाइलर को यूज करके थोड़ा सा दिखाया है कि कैसे आप अगर आप चाहो एक्सपेरिमेंट करना, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाना चाहो, सो यू कैन ट्राई दैट आउट। नेक्स्ट आता है सर्वर कॉम्पोनेंट्स। यस, सर्वर कॉम्पोनेंट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन रिएक्ट 19। पहले से ही उसके एक्सपेरिमेंटल एपीआईज में वो थी, नेक्स्ट जेएस ने पहले से इंप्लीमेंट कर रखा है। सर्वर साइड रेंडरिंग बहुत अच्छे से चलता है नेक्स्ट जेएस में। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड को एक तरह से पॉपुलर देखो नेक्स्ट जेएस ने कर दिया। लाया तो रिएक्ट था, ऑब्वियसली रिएक्ट ने अपनी कोर लाइब्रेरी में उसको इंक्लूड किया, बट नेक्स्ट जेएस पॉपुलराइज्ड इट और एक्सेप्ट करवाया डेवलपर से। नाउ एवरीवन इज सुपर कंफर्टेबल। जहां पे भी आपको कोई भी एसईओ फ्रेंडली या फिर स्टैटिक कंटेंट डिलीवर करना है तो क्यों उसको क्लाइंट साइड पे बनाओ, है ना, उसको सर्वर साइड पे बना दो। और आप ये भी कर सकते हो, जैसे नेक्स्ट में ये होता है, रिएक्ट में भी आई थिंक ऐसा ही होगा कि सर्वर कंपोनेंट है, उसके अंदर आप क्लाइंट कंपोनेंट को इंक्लूड करा सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेंड द लेआउट ऑफ अ वेब पेज फ्रॉम सर्वर साइड तैयार, और अगर कोई क्लाइंट का कंपोनेंट है जो आपको लगता है कि यार ये तो मैं क्लाइंट पे भी बना सकता हूँ बिकॉज ऑफ सम यूज स्टेट, या आप कुछ इस तरह का यूज कर रहे हो जिसमें कि आपको क्लाइंट साइड रेंडरिंग ही करनी है, तो आप एक छोटे हिस्से को क्लाइंट साइड रेंडर कर सकते हो, बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ काम है वो सर्वर साइड पे कर सकते हो। सो दिस इज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल, बट आई थिंक यू गेट द आइडिया कि सर्वर साइड कंपोनेंट या सर्वर कंपोनेंट्स काफी काम की चीज है। उसके बाद रिएक्ट एक नई चीज लेकर आई है, एक्शंस, और उसका एक्सटेंशन है सर्वर एक्शंस। उसका जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है ना, वो ये दिया है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर्म सबमिशन होता है, जहां पे भी आपको डेटा मैनिपुलेशन या डेटा हैंडलिंग करनी है ना, उसकी इंटरेक्शन वगैरह को उन्होंने थोड़ा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करी है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये देखो ये काफी कॉमन यूज केस है, जो कि है भी, फॉर्म हैंडलिंग हर कोई करता है। तो उन्होंने क्या करा है, जैसे फॉर्म हैंडलिंग में जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म हैंडलिंग का कोड लिखते हैं, उसमें हम क्या लिखेंगे कि भाई डेटा उठाओगे फॉर्म से, उसकी स्टेट को देखते हैं, पेंडिंग है, इन प्रोग्रेस है, क्या हो गया, कंप्लीट हो गया फॉर्म सबमिशन, और एक एरर हैंडलिंग के लिए हम कोड रखते हैं कि भाई ये तीन चीजें तो जनरली सब कोई करता ही करता है।
तो उन्होंने इन तीनों चीजों को ना कंबाइन कर दिया, इनको अलग अलग तरीके से भी यूज करने के लिए ऑप्शंस दिए हैं। उन्होंने मल्टीपल हुक्स दिए हैं, जैसे कि एक हुक है शायद यूज फॉर्म स्टेटस, जिसमें कि अगर आपको कोई फॉर्म का बटन है उसके लिए कंपोनेंट बनाना है जो कि जब फॉर्म सबमिशन होता है तो वो डिसेबल हो जाए और जब फॉर्म सबमिशन कंप्लीट हो जाए तो वो अनेबल हो जाए, तो आप यूज फॉर्म स्टेटस को यूज करके यू कैन फाइंड आउट एंड यू कैन मेक दैट स्मॉल कंपोनेंट अवेयर ऑफ द फॉर्म स्टेटस। उसी तरीके से एक है यूज एक्शन स्टेट, जिसमें कि आप पूरा फॉर्म का हैंडलिंग को प्रोसेस कर सकते हो कि सबमिशन पे क्या होगा, एरर हैंडलिंग कैसे होगी, उसका स्टेट क्या है, पेंडिंग वगैरह है कि नहीं है, वो पूरा मैनेज कर सकते हो। इसी तरीके से आई थिंक यूज ट्रांजिशन एक और है और एक यूज ऑप्टिमिस्टिक समथिंग और है। तो मल्टीपल हुक्स जो है वो नए इंट्रोड्यूस करे हैं अराउंड दिस हैंडलिंग ऑफ डेटा और मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एंड कंट्रोलिंग द इंटरेक्शन विद डेटा, विच इज अ गुड थिंग। बट ठीक है, अभी भी हम फॉर्म हैंडलिंग वगैरह कर रहे थे, इससे थोड़ा सा बॉयलर प्लेट कोड जो है वो कम हो जाएगा, बट जब यूज करना स्टार्ट करेंगे तब पता चलेगा। उसके अलावा एक और नया फीचर था कि वेब कंपोनेंट्स को सपोर्ट करने लग गया है अब रिएक्ट। अब देखो, इसके एग्जांपल्स ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश करी, रिएक्ट की अपने ब्लॉग पे भी कोई एग्जांपल नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ कि हाँ अब हम वेब कंपोनेंट्स को सपोर्ट करने लग गए हैं। अब ठीक है, वेब कंपोनेंट्स इज लाइक कंपोनेंट फॉर्म में आप नेटिव एलिमेंट्स को क्रिएट करते हो और उसके यूज को मॉड्यूलर कर देते हो, क्योंकि आप बहुत सारे पीसेस कंपोनेंट्स आपके पहले से बने हुए हैं, आप बस एक वेब पेज में सबको यूज कर रहे हो। रिएक्ट में भी वैसे ही कंपोनेंट्स हम बनाते हैं। तो उन्होंने अब क्या करा है कि रिएक्ट के कंपोनेंट अभी तक तो रिएक्ट जेएस के एनवायरनमेंट में ही यूज हो सकते थे, अब उन्होंने करा है कि रिएक्ट जेएस के जो कंपोनेंट्स बनेंगे, मे बी शायद वो कंपाइलर में इस तरह का फीचर डाले भी, आप वहां पे चाहे तो वेब कंपोनेंट्स को भी यूज कर सकते हो रिएक्ट जेएस के अंदर, और आप रिएक्ट जेएस कंपोनेंट को भी शायद यू कैन कन्वर्ट देम इनटू वेब कंपोनेंट्स सो दैट यू कैन यूज देम इन डिफरेंट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स। मेरे को जहां तक समझ में आया, मेरे को ऐसा लगा। इफ यू हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और अगर कोई एग्जांपल मिला ना तो वो भी मेरे साथ प्लीज शेयर करना। नेक्स्ट है कि एक एपीआई उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, यूज एपीआई, जिसका अभी तो उन्होंने यूज केस सिर्फ एक ही बताया कि यार रेंडरिंग के टाइम पे आप रिसोर्स को अगर लोड करना चाहो तो वो इससे मैनेज कर सकते हो। एक प्रॉमिस का उन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर भाई आप पेरेंट्स से चाइल्ड को एक प्रॉमिस देते हो तो वो प्रॉमिस के यूज़ करके आप उसको सस्पेंड करा सकते हो, जब तक प्रॉमिस फुलफिल नहीं होगा तब तक वो कंपोनेंट जो है वो कंप्लीटली रेंडर नहीं होगा, और अगर आप सस्पेंस में उसको इंक्लोज कर देते हो तो सस्पेंस स्टेट आपको दिखा दी जाएगी। अब ठीक है, यूज केस तो सही है, बट इसका मुझे हो सकता है इसको वो आगे एक्सटेंड करना चाहते हो, क्योंकि नाम बड़ा जेनरिक रखा है यूज, पर कोई यूज केस इतना मेरे को अच्छा दिखा नहीं, क्योंकि ये जो प्रॉमिस पे सस्पेंड कराने वाली बात है ये तो हम वैसे भी अवेट वगैरह के यूज करके हम करा रहे थे और हमारा काम चल रहा था, हमें कोई ऐसी जरूरत नहीं थी इस चीज़ की। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, बट आई डोंट नो इफ यू हैव अ बेटर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस एज वेल, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि हमें पता चले कि यार शायद कोई और पॉइंट ऑफ व्यू और मैं समझ ना पाया हूँ। इसके अलावा एक छोटा सा अपडेट उन्होंने ये करा कि कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, जो हम कंटेक्स्ट एपीआई को यूज करते थे, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसको देख सकते हो आप। तो जब भी हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते थे और उसको अपने पूरे चाइल्ड कंपोनेंट्स को प्रोवाइड कराना होता था, तो कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर करके हम उसको कराते थे। अब उसमें से इन्होंने क्या करा, प्रोवाइडर वाला पार्ट हटा दिया, विच वॉज एब्सोल्युटली यूजलेस, बट ठीक है, नॉमेनक्लेचर वाइज वो ठीक था कि पता चल जाता था एक प्रोवाइडर है, बट हटा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप सिंपल कंटेक्स्ट के नाम से वो कंटेक्स्ट को प्रोवाइड करा सकते हो, नो नीड ऑफ यूजिंग डॉट प्रोवाइडर अलॉन्ग विद द कॉन्टेक्स्ट नेम। तो ये छोटा सा चेंज करा है उन्होंने। उसके अलावा एक जो बढ़िया चेंज मुझे लगा कि उन्होंने जो सपोर्ट दिया है मेटा डेटा के लिए, कि फॉर एग्जांपल अगर आप कंपोनेंट्स बना रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि जब कंपोनेंट मैंने राउटिंग यूज करी और मेरा कंपोनेंट जब लोड होगा, मैं चाहता हूँ कि उसका टाइटल टैग क्या हो, डिस्क्रिप्शन क्या हो, कीवर्ड्स क्या हो, मेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं वहां पे ही डायरेक्ट कंपोनेंट में प्रोवाइड कर दूं, मेरे को उसके लिए कोई अलग से कोई पैकेज वगैरह यूज ना करना पड़े। सो दिस इज समथिंग दैट रिएक्ट हैज नाउ स्टार्टेड टू सपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट 19 ऑनवर्ड्स। ऑब्वियसली उसमें क्या होगा कि जब भी अगर आपने मान लो टाइटल टैग दिया है या मेटा डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह इंक्लूड कराए अपने कंपोनेंट में, तो रिएक्ट जब देखेगा ना अच्छा ये टैग्स हैं, वो उसको होस्ट कर देगा हेड सेक्शन में, विच इज अ गुड थिंग, राइट? एसईओ फ्रेंडली बना रहा है आपके कंपोनेंट्स को। तो अब आप हर कंपोनेंट के अंदर अपना टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह दे सकते हो, और अगर रन टाइम पे निकालना है, डायनेमिक का बनाना है, वो भी बना सकते हो, और उसको रिएक्ट ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा। इसी तरीके से स्टाइल और स्क्रिप्ट का भी उन्होंने सपोर्ट दे दिया है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू इंक्लूड सम फॉन्ट एक किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट में, या कुछ आइकन्स यूज करने हैं, या आप कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो, कुछ टेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसमें आप स्टाइल और स्क्रिप्ट भी अगर इंक्लूड करते हो वो उसको भी होस्ट कर देगा। तो ये 2-3 चीजें अच्छी करी है, एक तरह से जुगाड़ू चीजें बट बढ़िया करी है। तो जो डेवलपर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं ना, उनके लिए अच्छी चीज है। या फिर आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी ऐसी यूज कर रहे हो जो कि एज ए स्क्रिप्ट ही इंक्लूड होती है, उसको npm वगैरह पैकेज की तरह इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो उसमें भी अच्छी चीज है यार, डायरेक्टली आपने स्क्रिप्ट अपने कंपोनेंट में इंक्लूड करी एंड यू स्टार्ट टू यूज दैट।
उसके अलावा असेट लोडिंग को भी थोड़ा इंप्रूव करा कि प्री लोडिंग, प्री फैच, इन सब का भी सपोर्ट दे दिया है। जो गूगल इतने दिनों से बेचारा बोल रहा था कि अपनी वेबसाइट का जो तुम लोड टाइम है उनको सुधार सकते हो, असेट्स को प्री लोड और प्री फैच करो, CSS जो है, इमेज जो है, आइकन्स जो है, फॉन्ट्स जो है, उनको प्री फैच प्री लोड कर लो, वो सपोर्ट अब React.js ने भी दे दिया है फाइनली। तो अब आप अपने कंपोनेंट में मेंशन कर सकते हो कि हाँ भैया React.js ये फॉन्ट है, ये मेरी CSS की फाइल है, ये मेरी स्क्रिप्ट है, यहाँ से मैं ये चीजें ले सकता हूँ, कभी भी मांग सकता हूँ। तो तैयार रहना, नेटवर्क कॉल, हैंडशेक वगैरह करके रखो, प्री लोड प्री फैच करके रखो, जैसे भी करके रखो, मुझे जैसे ही चाहिए तुम तुरंत मुझे दे दोगे। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, राइट? अगेन इंप्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस ऑफ द एप्लीकेशन, वो सब होगा। तो बढ़िया है, ये फीचर भी चलो React.js ने कृपा करी डालने की। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरवर्ड रेफ्स अब हटा दिए गए हैं। अब आप डायरेक्टली रेफ का यूज करके रेफरेंस कर सकते हो। फॉरवर्ड रेफ्स का यूज होता था, उसके लिए मैंने वीडियो तो नहीं बनाई कोई, पर ठीक है, अब बनाने की जरूरत भी क्या है, अब तो वो डेप्रिकेट ही हो गया। तो रेफ की बात करते हैं। रेफ का यूज़ किस लिए होता है कि अगर आपको HTML का कोई नेटिव API को डायरेक्टली यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल वीडियो टैग है, उसका टाइम, रनिंग जो टाइम है वो निकालना है, या कोई डायलॉग है उसको ओपन या क्लोज करना है, या फिर कोई इनपुट फील्ड है उसको आपको फोकस करना है, तो ये सब आप रेफ का यूज करके कर सकते हो। उसकी रेफरेंस वगैरह निकाल सकते हो, एंड देन यू कैन एक्ट ऑन द डोम इवेंट्स एंड यू कैन ट्रिगर डिफरेंट इवेंट्स ऑन दोज डोम एलिमेंट्स। ये आप कर सकते हो। अब इसमें होता क्या था कि अगर आपको मान लो अपने चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट पे वो रेफरेंस को एक्सेस करना है, कि आपका एक फॉर्म है जो पेरेंट के अंदर है, उसके अंदर जितने भी इनपुट फील्ड्स हैं वो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, और पेरेंट से आप कंट्रोल करना चाहते हो फोकस होना उन फील्ड्स पे, तो आपको रेफरेंस का एक्सेस चाहिए पेरेंट के अंदर, चाइल्ड के अंदर, जो भी आपने इनपुट एलिमेंट या जो भी यूज़ करा है उसका। तो ये फॉरवर्ड रेफ के थ्रू हो जाता था। पूरे कंपोनेंट की डेफिनेशन को फॉरवर्ड रेफ के अंदर आप एनक्लोज कर देते थे। थोड़ी सी भसड़ थी सिंटेक्स वाइज, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त है। अब वो आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली रेफ कैन बी सेंट एज अ प्रॉप एंड इट कैन बी यूज डायरेक्टली, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आपने कभी फॉरवर्ड रेफ को यूज नहीं किया है, आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उसका आगे कुछ करना ही नहीं है। तो ये थे मोटे मोटे React 19 के फीचर्स, जो कि React 19 में नई चीज़ें ऐड हुई हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, कुछ कुछ एग्जांपल मैं भी एक्सप्लोर करूंगा, थोड़ा सा और रिसर्च करूंगा। आई विल शेयर मोर वीडियोस अराउंड इट। React.js अगर आपने आज तक नहीं पढ़ी है, अगर आपका पढ़ने का मन है और ये वीडियो आप देख रहे हो समझने के लिए कि React 19 में क्या कुछ नया आया है, तो React.js की एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है जो कि स्टडी टू नाइट के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इट्स अ प्लेलिस्ट अवेलेबल इन इंग्लिश, जिसमें स्टार्टिंग से एंड तक ऑलमोस्ट सब चीज़ें मैंने कवर करी हैं। उसका सीजन 2 भी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें आई एम ट्राइंग टू कवर मोर एडवांस स्टफ, एंड सून आई विल स्टार्ट विद React प्रोजेक्ट्स एज वेल। सो इफ यू हैव नॉट watched that playlist, please go and do that. If you're a beginner who wants to learn React.js, आपके लिए बहुत अच्छा वो प्लेलिस्ट है, एंड यू विल रियली एंजॉय लर्निंग, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, काफ़ी गर्मी हो गई है, बट एनीवेज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ डू इट, एंड वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 90,000 फॉलोअर्स। थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस। एंड या अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ थोड़ा शेयर भी करना, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बातचीत करना, कमेंट करके बताना क्या फीचर आपको अच्छा लगा, क्या फीचर आपको अच्छा नहीं लगा, क्या आपको समझ में नहीं आया, और कुछ अगर कोड एग्जांपल्स आपको मिलते हैं कहीं पे तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।